स्टूडेंट, जीन और अलील की टर्म समझने के बाद हम आगे चलते हैं। जैसा कि हमने अलील में लास्ट में कहा था कि हैप्लॉइड सेल अगर होती है तो उसमें एक कैरेक्टर का एक अलील होता है और डिप्लॉइड में 2 अलील होते हैं। जब डिप्लॉइड कोशिका या डिप्लॉइड जीव में लक्षण के 2 अलील होंगे तो हमारे पास में कुछ ऑप्शन और बनते हैं। अगर हम 2 अलील रख सकते हैं तो दोनों एक जैसे भी रख सकते हैं और दोनों अलग अलग भी रख सकते हैं। इसी संदर्भ में अगली 3 टर्म हम एक साथ पढ़ेंगे। इसी 2 अलील में कौन से अलील हैं कौन से नहीं हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और हेमीजाइगस, यानी कि समयुग्मी, विषमयुग्मी, अर्धयुग्मी। एक डिप्लॉइड सेल में जब 2 अलील होते हैं तो वो 2 अलील कौन से हैं उसके आधार पर ये 3 टर्म्स बनेंगे। ये तीनों शब्द डिप्लॉइड के लिए रहेंगे, हैप्लॉइड में नहीं। हैप्लॉइड में हमें पता है एक ही अलील होता है, तो कोई भी एक अलील होगा, वहां कोई ऐसा कॉम्बिनेशन वाली बात नहीं आएगी। सबसे पहले बात करते हैं हम होमोजाइगस यानी कि समयुग्मी अवस्था। होमोजाइगस अवस्था यानी कि किसी डिप्लॉइड सेल में जीव के दोनों समान अलील का होना। अगर 2 अलील रख रहे हैं और दोनों एक जैसे रखे, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों समान अलील का होना, ये समयुग्मी अवस्था, होमोजाइगस अवस्था कहलाती है। बहुत आसान सी सिंपल सी टर्म्स हैं, हम छोटी क्लास में 10th में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसको होमोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस या समयुग्मी अवस्था को कई बार हम शुद्ध अवस्था भी कहते हैं, प्योर या शुद्ध अवस्था। एक्चुअली संकर प्रयोगों में, हाइब्रिडाइजेशन लैंग्वेज में इसको प्योर या शुद्ध कहा जाता है। ठीक है, बाकी समयुग्मी जेनेटिकल टर्म है। तो दोनों अलील एक जैसे हैं, होमोजाइगस कंडीशन। और अगर 2 अलील है और दोनों अलग अलग हैं, तो 2 ही अवस्था हो सकती है, तो दोनों एक जैसे हों, दोनों अलग अलग हों। ठीक है, दूसरी अवस्था रहेगी विषमयुग्मी अवस्था, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस जब डिप्लॉइड सेल में जीव के दोनों असमान अलील का उपस्थित होना, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों अलील अगर अलग अलग हैं, असमान अलील हैं, एक ही लक्षण के लेकिन असमान है, विषमयुग्मी अवस्था। विषमयुग्मी अवस्था को कई बार हम हाइब्रिड अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिड कह सकते हो, इम्प्योर कह सकते हो, अशुद्ध कह सकते हैं, संकर कह सकते हैं। ये जो टर्म है, ठीक है, इसको संकर अवस्था, हाइब्रिड अवस्था कहते हैं, या इम्प्योर या अशुद्ध अवस्था कह सकते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो कई बार आता है कि शुद्ध पौधे का क्रॉस, तो शुद्ध पौधा मतलब समझ जाइए समयुग्मी। ठीक है, एक हाइब्रिड पौधा या अशुद्ध पौधा मतलब विषमयुग्मी। तो डिप्लॉइड जीव में जब 2 अलील होंगे, दोनों एक जैसे हो सकते हैं, होमोजाइगस। दोनों अलग अलग होंगे, हेटेरोजाइगस। इसमें से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी टर्म्स है। अब इन्हीं 2 के बाद एक तीसरी टर्म और आती है, हेमीजाइगस। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस के अलावा तीसरी है समयुग्मी, विषमयुग्मी के बाद अर्धयुग्मी। ये जरूर एक स्पेशल टर्म है, हेमीजाइगस। हेमीजाइगस में क्या है, किसी डिप्लॉइड जीव में किसी लक्षण का एक अलील उपस्थित होना। अब अभी तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो है डिप्लॉइड जीव में 2 अलील होने चाहिए, लेकिन अब कितने हैं, एक अलील। जीव डिप्लॉइड है, अलील 2 होने चाहिए लेकिन एक ही होता है, इसलिए इसको अर्धयुग्मी कहा गया। इसको पूरी बात ध्यान रखें, डिप्लॉइड में एक अलील होना, यानी कि जहां 2 होने चाहिए वहां एक है, इसलिए अर्ध कह रहे हैं। अब ये मत सोचना कि भाई हैप्लॉइड तो हेमीजाइगस हुआ, गलत। हैप्लॉइड हेमीजाइगस नहीं है, हैप्लॉइड में भी एक अलील है, लेकिन वहां तो एक ही होता है और एक ही है। ठीक है, डिप्लॉइड में 2 होते हैं और एक है, इसलिए हेमीजाइगस अवस्था सिर्फ डिप्लॉइड के लिए काम में ले, हैप्लॉइड के लिए नहीं। ठीक है, अब ऐसा कैसे होता है कि जीव डिप्लॉइड है, 2 अलील होने चाहिए लेकिन एक ही अलील होता है, ऐसा कब पॉसिबल है? तो ध्यान रखें, ये अर्धयुग्मी अवस्था केवल एक ही जगह पॉसिबल है, हमारे लिंग गुणसूत्रों के मामले में। ठीक है, आपने सुना होगा कि मानव में या अन्य जीवों में भी लिंग गुणसूत्र होते हैं। अधिकतर केस में नर में X और Y अवस्था होती है, मादा में XX अवस्था होती है। तो आप देखिए, जब X और Y अवस्था होती है, X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र, ये दोनों जो लिंग गुणसूत्र हैं, ये ध्यान रखिएगा, X और Y गुणसूत्र को अगर हम बताएं तो ये मान लीजिए X क्रोमोसोम और ये Y क्रोमोसोम, तो ये X और ये Y। ठीक है, तो X और Y गुणसूत्र की खास बात क्या है कि X और Y, कभी पूछा भी जाए कि ये किस प्रकार के गुणसूत्र हैं, समजात या असमजात, तो जिस तरह से बनाया उसको देख के तो लगता है कि तो अलग अलग ही दिख रहे हैं। देखिए, X और Y गुणसूत्र न तो पूरी तरह से समजात है और न ही पूरी तरह से असमजात है। यहाँ एक बड़ी विशेष अवस्था है कि X और Y में कुछ हिस्सा ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये मान लेते हैं कि इन दोनों में कुछ हिस्सा ऐसा है जो समजात हिस्सा होता है, ये समजात हिस्सा है। ठीक है,
बाकी जो हिस्सा होता है, काफी सारा हिस्सा जो है इनमें असमजात भी होता है। तो इसमें समजात और असमजात दोनों हिस्से होते हैं, समजात हिस्सा एवं असमजात हिस्सा। तो इसमें होमोलोगस भी है और नॉन होमोलोगस दोनों रीजन है। ठीक है, इसी वजह से ध्यान रखिएगा कि एक्स और वाई ये जो दोनों हैं ये आंशिक रूप से समजात कहे जाएंगे। एक्स व वाई क्रोमोसोम किस प्रकार के हुए? आंशिक रूप से समजात होंगे, आंशिक रूप से समजात, न तो पूरी तरह से समजात न पूरी तरह से असमजात, ये आंशिक रूप से समजात होंगे। अब इसमें कुछ हिस्सा समजात है, कुछ असमजात। तो जो समजात हिस्सा है, समजात का क्या मतलब हुआ? होमोलोगस की क्या परिभाषा थी कि गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र जिन पर समान लक्षणों के जीन हो। समजात हिस्सा मतलब इन पर समान लक्षणों के जीन होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन एक्स पर के समजात हिस्से में है तो निश्चित रूप से उस लक्षण का जीन वाई के समजात हिस्से में भी हो। समजात हिस्से का मतलब ये कि जो लक्षण का जीन इधर वो इधर भी है, जैसे बाकी समजात गुणसूत्र होते हैं वैसे। तो यहाँ पर तो कितने एलील मिलेंगे? एक इधर और एक इधर, 2 एलील मिलेंगे। समजात हिस्सा बहुत थोड़ा सा है, इसमें जिन लक्षणों के जीन है उनके तो दोनों एलील मिलेंगे जैसे बाकी जगह मिलते हैं। ठीक है, असमजात हिस्से में मान लीजिए किसी लक्षण का जीन एक्स पर है तो वो वाई पर नहीं होता। मान लो किसी लक्षण का जीन वाई पर है तो वो एक्स पर नहीं होता। असमजात है। असमजात का मतलब है जहाँ अलग अलग लक्षणों के जीन हो। समजात में समान लक्षणों के जीन होते हैं, अलग अलग लक्षणों के जीन असमजात में। तो जो असमजात हिस्सा है अब वो एक्स पर है, वाई पर नहीं है, तो उसका जीव में कितना एलील हुआ? एक ही तो लोकस हुआ, तो एक एलील। वाई पर है, एक्स पर नहीं है, तो भी एक एलील। ठीक है, तो ये अवस्था आपको अर्धयुग्मी हेमीजाइगस कही जाएगी एक्स और वाई के असमजात हिस्से में। ठीक है, तो जहां भी एक्स वाई कॉम्बिनेशन होता है जीव में, वहां पर एक्स और वाई पूरी तरह से समजात नहीं होते। वहां एक्स और वाई का बहुत थोड़ा सा हिस्सा समजात है, ये आंशिक रूप से समजात होते, बाकी काफी सारा हिस्सा असमजात है। असमजात हिस्से में जो जीन एक्स पर है वो वाई पर नहीं है, जो वाई पर है वो एक्स पर नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में लक्षण का हमें एक ही एलील मिलेगा। वो एलील या तो केवल एक्स पर ही होगा, वाई पर नहीं होगा, या वाई पर होगा तो एक्स पर नहीं होगा। इस अवस्था को अर्धयुग्मी अवस्था कहते हैं। इस अर्धयुग्मी पर हम आगे और भी डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि ये हेमीजाइगस अवस्था कब और कहाँ मिलेगी। पूछा जाए कौन से लक्षण हेमीजाइगस अवस्था दर्शाते हैं, तो क्या जवाब देंगे? कौन से लक्षण हेमीजाइगस अवस्था दर्शाएंगे? लक्षण जिनके जीन कहाँ उपस्थित हो? जिनके जीन एक्स व वाई क्रोमोसोम के असमजात हिस्से, एक्स और वाई क्रोमोसोम के असमजात हिस्से पर उपस्थित होते हैं। तो जिनके जीन एक्स और वाई गुणसूत्र के असमजात हिस्से पर उपस्थित होते हैं वे लक्षण अर्धयुग्मी अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, हेमीजाइगस अवस्था को बहुत ज्यादा नहीं मिलती, केवल और एक्स और वाई की स्थिति में मिलेगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना, एक्स और वाई गुणसूत्र थोड़े से समजात, बाकी सारे असमजात। और असमजात हिस्से में जिस लक्षण का जीन होगा वो एक एलील रखेगा, या तो एक्स पर या वाई पर। ठीक है, तो ये एक विशेष अवस्था है हेमीजाइगस। तो आमतौर पर तो डिप्लॉइड जीवों में लक्षण समयुग्मी या विषमयुग्मी अवस्था में मिलते हैं। केवल लिंग गुणसूत्र एक्स वाई के संगठन में ये अर्धयुग्मी अवस्था में भी मिल सकते हैं। तो ये तीनों टर्म डिप्लॉइड जीव में एलील कौन से हैं, किस प्रकार का संगठन है, उसके आधार पर बनाई जाती है। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस, समयुग्मी, विषमयुग्मी, अर्धयुग्मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली 3 टर्म लेते हैं, बहुत आसान सी टर्म है, आपने सुनी भी होंगी, फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोकॉपी। ठीक है, पहले हम फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करते हैं। लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप। ठीक है, ये कई सारी आसान सी टर्म है। हम लोग जब 10th में जेनेटिक्स पढ़ते हैं तब भी ये चीज आती है, फिर 12th में भी आती है। ओके, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप, पहले इन दोनों को समझा जाए। बहुत सिंपल सी टर्म है। फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप, जब हम किसी लक्षण को जीव में देखते हैं तो जिस प्रकार का ये लक्षण दिखाई देता है वो उसका लक्षण प्रारूप है। आमतौर पर जब लक्षण प्रारूप कहा जाता है तो हमारे दिमाग में ही आता है कि जैसा लक्षण बाहर से दिख रहा है, बट इसको थोड़ा सा और सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे आनुवांशिक लक्षण हमें बाहरी तौर पर नहीं दिखते, कुछ आंतरिक ही रह जाते हैं। तो आजकल अब फिनोटाइप शब्द जो है आंतरिक लक्षणों के लिए भी काम में लिया जाता है। ठीक है, तो मतलब हम तो यूं कहें कि जीन के प्रदर्शन से जो परिणाम बना, जो प्रदर्शन दिखा, वो फिनोटाइप है। फिनोटाइप क्या हो जाएगा? किसी जीव में किसी लक्षण का बाहरी आंतरिक प्रदर्शन। बाहरी भी होता है, जैसा ऊंचाई हमारा फिनोटाइप है,
रंग हमारा फिनोटाइप है, तो हमारे अंदर रक्त समूह जो बनते हैं वो भी फिनोटाइप है। ठीक है, तो बाहरी, ज्यादातर तो इसको बाहरी के संदर्भ में दिया गया था, लेकिन अब आंतरिक भी शामिल करते हैं। प्रदर्शन उसका लक्षण प्रारूप कहलाता है। जीव में लक्षण का बाहरी या आंतरिक प्रदर्शन, तो किसी जीन के प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप जो प्रदर्शन बन रहा है, चाहे वो बाहरी बने चाहे आंतरिक, वो लक्षण प्रारूप कहलाता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि पौधा लंबा है या बोना है, तो लंबापन बोनापन उसका फिनोटाइप है। ठीक है, तो जीनोटाइप किसको कहेंगे? जीन प्रारूप। किसी जीव में किसी लक्षण का जीनिक या अलीलिक संगठन, जब हम किसी लक्षण के जीन या अलील संगठन को बताते हैं तो वो उसका जीनोटाइप होता है। यह आंतरिक ही रहता है, जीन तो हमारे अंदर है। तो किसी लक्षण के कौन से अलील हमारे पास हैं, जैसे आमतौर पर जीव डिप्लॉइड होता है, तो डिप्लॉइड जीव में 2 अलील होंगे। तो 2 अलील कौन से होंगे? दोनों एक जैसे हैं, दोनों अलग अलग हैं। अभी जो इससे पहले हमने टर्म पढ़ी थी समयुग्मी, विषमयुग्मी, अर्धयुग्मी, ये तीनों टर्म जीनोटाइप की हैं। जीनोटाइप को दर्शाया ऐसे जाएगा कि भाई इस व्यक्ति का जीनोटाइप क्या है, कि ये इस लक्षण के लिए समयुग्मी है, तो हमारे समझ में आ जाता है कि दोनों अलील एक जैसे हैं। भाई कोई जीव किसी लक्षण के लिए विषमयुग्मी है, मतलब अलग अलग अलील है, तो ये जो समयुग्मी विषमयुग्मी है ये जीनोटाइप को ही दर्शाते हैं। तो जीनिक संगठन, अलीलिक संगठन उसका जीन प्रारूप कहलाएगा। जैसे मैं अगर टॉल लिखता हूं तो ये फिनोटाइप लिख रहा हूं, लेकिन मैं अगर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी इस तरह से लिख रहा हूं तो ये जीनोटाइप। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान सी चीजें हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरे से संबंधित है जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के इक्विवेलेंट कौन है? हार्डवेयर के तुल्य कौन हुआ? फिनोटाइप, जो बाहरी है, दिखता है, आप छू सकते हो। हार्डवेयर ऐसे होता है। सॉफ्टवेयर आंतरिक होता है, जो अंदर रह करके कार्य चलाता है। तो जीनोटाइप जो है सॉफ्टवेयर की तुलना की जा सकती है। ठीक है, अच्छा यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन किसकी वजह से होता है? फिनोटाइप और जीनोटाइप में कौन किसकी वजह से है? इस पर प्रश्न आया भी है। फिनोटाइप की वजह से जीनोटाइप या जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप? तो इतना बहुत सिंपल सी बात है। हमारे फिनोटाइप कैसे बनेंगे वो इस पर निर्भर करेगा कि हमारे अंदर जीन कौन से हैं। तो इसका मतलब जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप बनता है। तो ध्यान रखिएगा, जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप बनता है। और ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले एग्जाम में आया भी है कि किसी जीव का फिनोटाइप किसके आधार पर बनता है। अब हम तो कहते हैं जीनोटाइप के आधार पर बनता है, लेकिन वहां ऑप्शन में जीनोटाइप अकेला था ही नहीं, वहां लिखा था जीनोटाइप एवं वातावरण। बिल्कुल सही आंसर अगर देखें तो जीनोटाइप और वातावरण दोनों मिलकर फिनोटाइप बनाते हैं। जीनोटाइप से तो फिनोटाइप बनता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, केवल जीन होने से ही थोड़ी लक्षण आ जाएगा। फिर वातावरणीय परिस्थितियां तय करेगी ना वो कितना प्रदर्शन होगा नहीं होगा। इसलिए जीनोटाइप और उपलब्ध वातावरण ये दोनों मिलकर तय करते हैं और फिर लक्षण प्रारूप बनता है। तो कैसा बनता है, जो भी बनता है। तो जीनोटाइप और वातावरण भी है अगर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जीनोटाइप से तो फिनोटाइप बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अच्छा कुछ छोटी छोटी चीजें और आती है जो शायद तो हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी होगी। हम अगर पूछते हैं कि क्या एक फिनोटाइप के एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं? अब ये मैं इस आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पुराना याद है छोटी क्लासेस में। एक फिनोटाइप के एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं। जैसे मान लो फिनोटाइप है टॉल, ठीक है, टॉल फिनोटाइप है। हम जानते हैं कि कैपिटल टी भी टॉल बनाता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल बनाता है। ये और अभी आगे बताएंगे। इन दोनों से टॉल ही बनता है, यानी कि एक फिनोटाइप के एक से ज्यादा जीनोटाइप बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, उल्टा कर लें, एक जीनोटाइप के एक से ज्यादा फिनोटाइप हो सकते हैं। जैसे मान लो जीनोटाइप है कैपिटल टी, ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि टॉल ही बनाएगा। आमतौर पर एक जीनोटाइप के एक से ज्यादा फिनोटाइप नहीं होते। एक जीनोटाइप अपना एक निर्धारित फिनोटाइप बनाता है। हालांकि इसमें अपवाद हैं और हमें बाद में पता चले हैं कुछ ऐसे जीन जो एक से ज्यादा लक्षण बना देते हैं। तो अपवाद स्वरूप ऐसा हो सकता है कि एक जीन एक से ज्यादा लक्षण बना दे, बट सामान्यतः एक जीनोटाइप से एक फिनोटाइप बनता है, लेकिन एक फिनोटाइप के एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी कंसेप्चुअल बातें ध्यान रखनी है। ये पूछा जाए कि फिनोटाइप और जीनोटाइप में कौन जीवन पर्यंत नियत रहता है, सेम रहता है, बदलता नहीं है, तो ध्यान रखें जीनोटाइप कभी नहीं बदलेगा। हमारे जायगोट बनते समय जो जीन पेरेंट से आ गए बस वही पूरे जीवन पर्यंत रहेंगे। जीनोटाइप बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। फिनोटाइप में बदलाव संभव है। फिनोटाइप अलग अलग प्रकार के लक्षणों में अलग अलग चीज हो सकती है। कुछ लक्षण ऐसे हैं जो एक बार जो बन गए सो बन गए, उसके बाद परिवर्तित नहीं होते, वो भी जीवन पर्यंत फिक्स रहते हैं। कुछ लक्षण ऐसे हैं जो परिस्थिति अनुसार कम ज्यादा हो जाते हैं। तो फिनोटाइप के अंदर है, फिनोटाइप जरूरी नहीं है कि जीवन पर्यंत कांस्टेंट रहे। कुछ होते हैं जैसे हमारी ऊंचाई, हमारी हाइट जो है एक बार जो बन गई सो बन गई, उसके बाद वापस छोटे नहीं होते। ऐसा नहीं कि हम खाना पीना कम कर दें, डाइटिंग करें
डाइटिंग करेंगे लोगों का वजन कम हो जाएगा, हाइट थोड़ी कम होती है, इससे तो नहीं कि लोग छोटे हो जाते हैं। तो हाइट जो बन गई सो बन गई। इस तरह के भी फिनोटाइप है जो एक बार जो आ गए वो आ गए, फिर चेंज नहीं होते। लेकिन बहुत सारे फिनोटाइप चेंज होते हैं, जैसे हमारा कलर, हमारा वजन, हमारा कलर, ये बढ़ भी जाता है, कई बार डार्क हो जाता है, कम हो जाता है, ये बढ़ता रहता है, घटता रहता है। फिनोटाइप में दोनों कैटेगरी हो सकती है, कुछ फिनोटाइप बदल सकते हैं, कुछ नहीं भी बदलते। ठीक है, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप को लेकर मैंने कुछ जनरल बातें आपसे कही है। बहुत कॉमन सी टर्म है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, हेमीजाइगस एक चीज है। अच्छा, एक टर्म और लेते हैं इसी के साथ साथ में, अगली टर्म, और वो है फिनोकॉपी। फिनोकॉपी क्या चीज है? फिनोकॉपी थोड़ा सा नाम अलग है, कभी कभी काम आता है ये। फिनोकॉपी में क्या है, जब दो भिन्न भिन्न जीनोटाइप जो कि सामान्यतः भिन्न भिन्न फिनोटाइप ही बनाते हैं, अगर किसी कारण से वो समान फिनोटाइप बनाने लग जाए तो फिर इन्हें फिनोकॉपी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि ये कैपिटल टी टॉल बनाता है और स्मॉल टी ड्वार्फ बनाता है। दो भिन्न भिन्न जीनोटाइप जो अलग अलग ही फिनोटाइप बनाते हैं। यदि किसी कारण से मान लीजिए इस ड्वार्फ पौधे को हमने जिब्रेलिन छिड़का, जिब्रेलिन एक हार्मोन है पौधे का, और जिब्रेलिन पौधे को लंबा बना देता है, तो हमने आनुवांशिक रूप से इस बोने पौधे पर जिब्रेलिन छिड़काव किया, जिब्रेलिन की वजह से उसकी वृद्धि हुई और वो भी लंबा हो गया, और वो भी उतना ही टॉल हो गया जितना कि ये टॉल दिखाई देता है। अब ये दोनों दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये टॉल जो है इसका क्या हुआ, फिनोकॉपी हुआ। ठीक है, ये फिनोटाइप जीन से जो आता है वो फिनोटाइप है। फिनोटाइप में परिवर्तित होकर कुछ और बन जाए तो फिर फिनोकॉपी है वो भी तब है जब वो किसी और से मैच करने लग जाए। ठीक है, तो ये जो टॉलनेस है और ये जो टॉलनेस है, अगर हम बात करें तो ये क्या है, अब फिनोकॉपी। तो इसको फिनोकॉपी कहेंगे, ये इसकी कॉपी हो गया। ठीक है, सब जब दो भिन्न भिन्न जीनोटाइप जो सामान्यतः भिन्न भिन्न ही फिनोटाइप बनाते हैं, यदि किन्हीं बाहरी परिस्थितियों के कारण समान प्रदर्शन विकसित करते हैं तो उन्हें फिनोकॉपी कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वातावरण जीन के प्रदर्शन को प्रभावित करता है, तो ऐसी कोई वातावरणीय परिस्थितियां हो सकती हैं या कृत्रिम मानव द्वारा भी हो सकता है। जैसे ये जिब्रेलिन छिड़का, ये मानव द्वारा ही हुआ, और ऐसी परिस्थितियों की वजह से फिनोटाइप जो आना चाहिए वो ना आकर के बदल कर कुछ और आ जाए और वो किसी और के जैसा दिखने लग जाए तो उसे फिनोकॉपी कहते हैं। समझ में आ गई बात? उल्टा भी हो सकता है, जैसे ये कैपिटल टी पौधा, और इसको हमने ऐसी मृदा में उगाया जहाँ कोई पोषण और जल कुछ है ही नहीं, तो पौधा बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत वृद्धि कर पाया, ज्यादा वृद्धि हुई नहीं इसकी, तो थोड़ा सा ये वृद्धि कर पाया कि हमें छोटा सा दिख रहा है बोना। आनुवांशिक रूप से ये लंबा होना चाहिए था, कैपिटल टी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि उसकी वृद्धि ज्यादा नहीं हुई और वो छोटा सा दिख रहा है, हमें बोना जैसा दिख रहा है। तो वो जो बोनापन है वो उसका फिनोकॉपी है। ठीक है ना, तो परिस्थितियों की वजह से अगर कोई ऐसा बदलाव आ जाए और बदलाव होने के बाद वो किसी और के जैसा नजर आने लगे तो फिनोकॉपी कहेंगे। क्या ये फिनोकॉपी वंशानुगत होगी? एक प्रश्न ये आया था, एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि जिब्रेलिन से लंबे किए गए आनुवांशिक रूप से बोने पौधे अगली पीढ़ी में किस प्रकार की संततियां बनाएंगे। जिब्रेलिन से लंबे किए गए आनुवांशिक बोने पौधे अपनी संततियां कैसी बनाएंगे? अगर मैं कह रहा हूं अब ये आगे संततियां बनाएगा तो इनकी संततियां कैसी बनेंगी? आपने जो ये बोने से लंबा किया जिब्रेलिन हार्मोन से, ये उसका कायिक परिवर्तन है। कायिक विभिन्नताएं वंशानुगत नहीं होती, इसके जीन में थोड़ी बदलाव आया। जिब्रेलिन ने क्या स्मॉल टी को कैपिटल टी बना दिया? नहीं। तो जब ये संततियां बनाएगा तो इस टॉल के अगर आगे हम संततियां देखेंगे तो इनकी संततियां किस प्रकार की होंगी? ये बोनी होंगी, ड्वार्फी होंगी। ठीक है, ये भले खुद लंबा हो गया, वो तो हार्मोन से हुआ, लेकिन इनकी संततियां वापस वैसी मिलेगी जैसे जीन है, जीन के हिसाब से मिलेगी। तो ये ध्यान रखना। क्रॉस में कई बार आपको ये चीज बताई जा सकती है, जिब्रेलिन से लंबा किया गया तो हमें उसके लंबेपन से मतलब नहीं, हम तो ये देखें कि जीन कौन सा है उसमें। ठीक है, तो ये फिनोकॉपी कहलाती है जो वातावरण द्वारा चेंज होने वाली परिस्थितियां हैं। तो हमने कुल मिलाकर देखिए 3 और 3 6 टर्म अभी पढ़ी, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस, एंड देन फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोकॉपी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बेसिक टर्म है जो काफी यूज होने वाली टर्म है। आगे बढ़ते हैं, अगली 2 टर्म लेते हैं, और काफी उपयोगी अगली 2 टर्म है प्रभावी, अप्रभावी, डोमिनेंट, रिसेसिव। जेनेटिक्स के अध्ययन में इन 2 शब्दों का भी खूब इस्तेमाल होता है लगभग हर क्लास में। प्रभावी अलील, अप्रभावी अलील, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। तो आखिर ये डोमिनेंट, रिसेसिव, प्रभावी, अप्रभावी क्या चीज है? देखिए, इसका कंसेप्ट भी मेंडल के समय से शुरू हुआ। जब मेंडल ने मटर पर अपना कार्य किए
तो मेंडल ने अपने क्रॉस के बाद उन्हें भी एहसास हुआ कि एक लक्षण के विभिन्न रूप समान स्तर के नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि लक्षण के विभिन्न रूप होते हैं, ट्रेट, या उसके जीन के विभिन्न रूप होंगे अलील। ठीक है, अब लंबेपन का भी एक ट्रेट है, बोनेपन का भी ट्रेट है। मेंडल को यह एहसास हुआ कि जब उन्होंने क्रॉस वगैरह किए तो उन्हें एहसास हुआ कि लंबापन और बोनापन दोनों समान स्तर के नहीं है, और सामान्यतः एक लक्षण के जो विभिन्न अलील या विभिन्न ट्रेट होते हैं उनमें कोई प्रभावी होता है तो कोई अप्रभावी भी होता है। ये जीन के मध्य या अलील के मध्य की तुलना है। प्रभाविता अप्रभाविता हमेशा एक कंपैरिजन है। ठीक है, तो दोनों अलील या दो से ज्यादा भी अलील हैं, जितने भी अलील हैं, जो भी स्वरूप हैं, जो भी ट्रेट हैं, वो सभी एक ही स्तर के नहीं होते। ठीक है, कोई प्रभावी हो सकता है, कोई अप्रभावी हो सकता है। ठीक है, ये कंपैरिजन बेस पर, जैसे उन्होंने एक लंबे और बोने पौधे का क्रॉस किया तो संतति के अंदर लंबेपन का भी अलील आ गया, बोनेपन का भी अलील आ गया, तो संतति हो गई विषम युग्मी। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि जब इस संतति को वृद्धि कराई गई तो संतति लंबी प्राप्त हुई। इसका मतलब ये हुआ कि बोनेपन का अलील संतति के पास है, लेकिन वो प्रदर्शित नहीं हुआ, लंबेपन का आया। तब उन्होंने कहा कि इसका मतलब लंबेपन का अलील बोनेपन के अलील से प्रभावी है। इस तरह से तुलना की जाती है। ठीक है, तो देखिए, अगर हमारे पास जैसे डिप्लॉइड में दो अलील होते हैं, दोनों अलील एक जैसे हैं, दोनों अलील लंबेपन के हैं और पौधा लंबा बना, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों अलील बोनेपन के हैं और पौधा बोना आया, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक अलील लंबेपन का और एक अलील बोनेपन का, यानी कि ये हो गई विषम युग्म अवस्था। ऐसे में क्योंकि उसके पास अब लंबे और बोने दोनों का अलील है, ऐसे में भी पौधा अगर लंबा बन रहा है तो ये विशेष बात है कि लंबेपन का अलील दूसरे बोनेपन के अलील की उपस्थिति के बावजूद भी खुद को प्रदर्शित करके पौधे को लंबा बनाता है, और बोनेपन का अलील लंबेपन के अलील की उपस्थिति में कार्य नहीं कर पाता है। तो यहाँ हमें प्रभाविता दिखाई देती है। तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, कौन सा अलील प्रभावी होगा, कौन सा अलील अप्रभावी होगा, यह हमेशा विषम युग्म अवस्था तय करेगी। लक्षण का जो स्वरूप विषम युग्म अवस्था में दिख जाए, जो स्वरूप दूसरे अलील की उपस्थिति में दिख जाए, वही प्रभावी है। तुलना है ना, जो आगे चल रहा है, जो ज्यादा अच्छा है वो प्रभावी है, जो दोनों की उपस्थिति में आ रहा है। ठीक है, तो प्रभावी अलील या प्रभावी स्वरूप कहेंगे इसको जब लक्षण किसी लक्षण का वह स्वरूप या वह अलील जो समयुग्मी और विषम युग्मी दोनों अवस्थाओं में दिखाई दे। समयुग्मी में तो दिखे ही, और विषम युग्मी में भी दिखे तो उसे हम प्रभावी स्वरूप कहेंगे, प्रभावी अलील कहेंगे। और विषम अप्रभावी किसे कहेंगे? लक्षण का वह स्वरूप और अलील जो केवल समयुग्मी अवस्था में दिखाई दे उसे अप्रभावी कहेंगे। तो प्रभावी अप्रभावी डोमिनेंट रिसेसिव पहचानने का तो तरीका आसान है। हम एक लक्षण के अगर किसी दो स्वरूप है, दो से ज्यादा भी स्वरूप है, अलील कई सारे हो सकते हैं, तो हम उसमें पता कर सकते हैं कौन सा प्रभावी कौन सा अप्रभावी। कभी कभी दोनों बराबर प्रभावी भी होते हैं। मान लो आपके दो अलील आपने रखे और दोनों ही काम कर रहे, तो फिर उसे हम सहप्रभावी कहेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो प्रभाविता जो है वो दो के बीच का कंपैरिजन है, और आमतौर पर जो प्रदर्शित हो रहा है, जो दूसरे से बेहतर है, जो ज्यादा अच्छा है वो प्रभावी माना जाता है, जो कम अच्छा है वो अप्रभावी। और ये जानने के लिए एक बार को हम विषम युग्म अवस्था पर देख सकते हैं। लेकिन देखिए, ये तो केवल ठीक है, पहचानने का तरीका है, सामान्य परिभाषा दी, लेकिन प्रभावी अप्रभावी का हमें एनसीईआरटी में थोड़ा सा आणविक स्तर का कंसेप्ट दिया गया है, थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पर, थोड़ा डीप में जाकर के कि आखिर कोई जीन कैसे प्रभावी बन जाता है और कैसे अप्रभावी बन जाता है, इसके लिए मैं थोड़ा और आगे एक्सप्लेनेशन दिया है। अब इससे आगे मैं मॉलिक्यूलर लेवल पर जब आपको प्रभाविता अप्रभाविता समझाऊंगा तो आपको कुछ पहले आधारभूत बातें आनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो हमारा अगला चैप्टर है वंशानुगति का आणविक आधार, उसमें आएगा डीएनए और जीन और वो सब वहां भी आएंगे। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि जीन डीएनए का खंड होता है, ये मैंने भी बताया था। और वो डीएनए जो है पहले ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाता है, फिर आरएनए से ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन फिर कार्य करता है एंजाइम के रूप में और लक्षण बना देता है। ये हमें आधारभूत चीज आनी चाहिए। ठीक है, डीएनए के खंड को जीन कहते हैं, फिर आरएनए और प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज देखिएगा, डीएनए में हम जानते हैं 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं, सभी ने सुना होंगे। और जो जीन जो डीएनए है उसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम होता है, डबल स्टैंडर्ड और कुछ नहीं, और 3-3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोड बनता है। अब ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली हो सकता है आपने थोड़ी बहुत पढ़ी भी हो कि डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है, 3-3 न्यूक्लियोटाइड क्रम से, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड, और हर कोड जो है एक अमीनो एसिड के बारे में बताता है।
दरअसल हमें प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन होता क्या है? अमीनो एसिड का बहुलक। तो अमीनो एसिड किस क्रम में जमाओगे, इसी से तो प्रोटीन का प्रकार तय होता है। एक भी अमीनो एसिड आगे पीछे हुआ नहीं कि प्रोटीन बदल जाता है। प्रोटीन की विशेषता यही है कि अमीनो एसिड किस क्रम में। वैसे 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं जिनको आगे पीछे जोड़ के हम तरह तरह के प्रोटीन बनाते हैं। तो एक प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसमें कितने कुल अमीनो एसिड है और किस क्रम में है, यही प्रोटीन का प्रकार तय करती है। तो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन में अमीनो एसिड के क्रम का ही बदलाव है, और कौन से क्रम में अमीनो एसिड आएंगे यही सूचना जीन में लिखी है। जीन में यह सूचना कोड के रूप में लिखी है। कोड बने हैं न्यूक्लियोटाइड के। वैसे तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन ट्रिपलेट कोड होता है 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड। तो डीएनए में जब न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है तो 3-3-3-3 के कोड बन जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है और 3 का मिलाकर कोड बन रहे हैं। कुल 64 प्रकार के कोड बनते हैं। समझ में आ गई बात? और इन 64 कोड से 20 प्रकार के अमीनो एसिड कोडित किए जा सकते हैं, और इसीलिए एक एक अमीनो एसिड के 1 से ज्यादा कोड भी होते हैं। ये कुछ आधारभूत बातें हैं जो आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हम प्रभाविता अप्रभाविता को थोड़ा आगे जाकर समझना चाह रहे हैं। तो जीन डीएनए का खंड है, उसमें कोड होते हैं और वही कोड एमआरएनए पर आते हैं और उन्हीं को पढ़ करके अमीनो एसिड का क्रम बनाया जाता है प्रोटीन, और फिर यही जीन कार्य करके प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन से लक्षण आता है। समझ में आ गई बात? अब क्योंकि कोड ज्यादा है और अमीनो एसिड कम है, इसलिए हम देखते हैं कि कई बार एक एक अमीनो एसिड के 1 से ज्यादा कोड भी होते हैं। ये कुछ छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। अब आप यूं समझिए कि प्रभाविता अप्रभाविता आखिर जीन के कार्य स्तर पर कैसे है। ये तो बाहर से देखने वाली बात हो गई, जो समयुग्मी में आ रहा है, जो विषम युग्मी में आ रहा है, लेकिन क्यों, आखिर प्रभाविता ऐसा क्यों है? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मैंने आपको कहा भी था कि प्रभाविता जो है जीन के कार्य और उसकी कार्य प्रणाली और उसके उत्पाद पर तय करेगा। जीन का उत्पाद प्रोटीन, ठीक है, और साथ साथ में ये तुलनात्मक कार्य है, यानी कि अगर हमारे पास 1 से ज्यादा इकाइयां हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए, अच्छा बुरा कब आता है? अच्छा बुरा तभी है जब तुलना होती है। जैसे माता पिता के अगर एक ही बच्चा है, पहला बच्चा या एक ही बच्चा है, तो वो कभी खराब होता ही नहीं। आप में से भी अगर भाई बहन रहे होंगे तो जो पहला बड़ा भाई होता है, जो सबसे पहले जिसका जन्म हुआ, ठीक है, जब तक वो अकेला ही था तब तक वो अच्छा ही था। अब उसमें कमियां कब दिखी? जब घर में दूसरा पैदा हुआ। अब दूसरा बच्चा पैदा होने के साथ ही अब दोनों में तुलना होने लग गई, और तुलना होने में कई बातों में वो अच्छा और कई बातों में वो अच्छा, ये चलता रहता है। तो सीधी सी बात यह है कि जब हमारे पास विकल्प होंगे, जैसे मान लीजिए किसी पौधे में ऊंचाई एक लक्षण है और उसका एक ही स्वरूप है कि सारे पौधे लंबे ही बनते हैं, तो यहाँ कोई प्रभावी या प्रभावी नहीं है, सभी लंबे हैं। तो एक स्वरूप में कोई तुलना नहीं है। लेकिन जो ही एक और म्यूटेशन से बन गया अप्रभावी, किससे बना? म्यूटेशन से। मैंने तो आपको कहा था कि जब शुरुआत होती तो हर लक्षण में एक ही स्वरूप होता है, उस समय कोई प्रभावी या प्रभावी नहीं। फिर म्यूटेशन से मान लीजिए एक और स्वरूप बन गया, बोना। अब हम तुलना कर रहे हैं कि लंबा वाला अच्छा कि बोना वाला अच्छा। तो नॉर्मली हमारा देखिए अपना अपना नजरिया है। आमतौर पर अगर हम बात करें प्रभावी प्रभावी, तो जो बेहतर है वो प्रभावी है, जो थोड़ा कम अच्छा है वो अप्रभावी, एक मोटे तौर पर। दूसरे शब्दों में कहें कि जो जीन कार्य करता है और उत्पाद बनाता है, प्रोटीन बनाता है और उससे फिर लक्षण आता है, वो पूरा काम कर रहा है, तो वो प्रभावी है। और कुछ जीन म्यूटेशन से अप्रभावी, मतलब अक्रियाशील हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो फिर वो कुछ काम नहीं करते और कुछ काम नहीं कर रहे तो अप्रभावी गिने जाए। तो कार्यात्मक आधार पर हमें जीन के कार्य और म्यूटेशन से समझना पड़ेगा कि प्रभावी कैसे और क्या है। ठीक है, अब हमेशा बेसिक बात ये ध्यान रखनी कि जब भी कोई लक्षण होता है और जब जीव की उत्पत्ति होती है, उस समय आप आधारभूत बात ध्यान रखिए। मैं कई बार पहले बता चुका हूं कि शुरुआत में उत्पत्ति के समय, एक जाति की उत्पत्ति के समय हर लक्षण का एक ही अलील होता है, एक ही स्वरूप होता है। उस वक्त वो न प्रभावी है न प्रभावी, बस एक ही। इसको कहते हैं ओरिजिनल अलील, जो शुरू से है। इसको वाइल्ड अलील भी कहते हैं, जंगली अलील। ठीक है, और एनसीईआरटी इसको बोलती है अरूपांतरित अलील, क्योंकि तो ओरिजिनल है, शुरू से वैसा का वैसे, और आज तक होता है। आज अगर किसी लक्षण के कई स्वरूप दिख रहे हैं आपको, तो भी उसमें एक ओरिजिनल जरूर होगा जो शुरू से चला आ रहा है। तो एक तो ओरिजिनल स्वरूप होता ही होता है। और ये जितने ओरिजिनल अलील हैं, जितना अरूपांतरित अलील है, ये सब के सब क्रियाशील हैं, फंक्शनल हैं। मतलब ये आरएनए बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, इनका प्रोटीन बनेगा और उस प्रोटीन से लक्षण बनेगा। ठीक है, जितने भी ये ओरिजिनल अलील हैं, अरूपांतरित अलील फंक्शनल होते हैं, क्रियाशील होते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं और प्रोटीन बनाकर लक्षण लाते हैं। जैसे मैंने कहा कि लंबेपन का जीन मटर के पौधे में, ये जीन कार्य करता है, ये प्रोटीन बनाता है या इनको हार्मोन बनाता है, और जिसकी वजह से पौधा अच्छा खासा लंबा हो जाता है।
तो उस जीन ने कार्य किया, कार्य करके लंबा बनाया। तो आमतौर पर लक्षण का जो स्वरूप कार्य करके लाया जाता है, जो ओरिजिनल स्वरूप है, वो प्रभावी माना जाता है। अब हुआ ये कि पहले तो सारे पौधे लंबे ही थे, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे वंशानुगति आगे चली, तो ऐसा संभव है कि किसी पौधे में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के दौरान उस लंबेपन के एलील में म्यूटेशन हो गया। लंबेपन के एलील में म्यूटेशन हो गया और जब ये अगली पीढ़ी में पहुंचा तो ये एलील अब वो प्रोटीन या वो हार्मोन नहीं बना पा रहा जो वो पहले बना रहा था। म्यूटेशन की वजह से इसमें कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया, कभी काम ही नहीं कर पा रहा। तो ये जब संतति में गया तो इसने अपना वो प्रोटीन, वो हार्मोन नहीं बनाया, तो क्या होगा? क्या संतति नहीं बनेगी? संतति तो बनेगी, बाकी सारे जीन तो काम कर रहे हैं, एक ही जीन तो काम नहीं कर रहा। और वो जीन जो कार्य कर रहा था वो नहीं होगा। उसका काम क्या था? पौधे को लंबा बनाना। तो अब क्योंकि वो जीन काम नहीं कर रहा तो पौधा लंबा नहीं बनेगा। लंबाई के मामले में एक चीज ध्यान रख लेना, लंबाई कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, ठीक है? जीव के शरीर के विभिन्न भागों के आधार बेस पर थोड़ा बहुत तो जीव हमेशा दिखेगा, तो लंबाई कभी जीरो नहीं मानते, ठीक है? अब वो लंबेपन का जीन जब काम नहीं कर रहा है तो वो पौधा अपने विभिन्न संरचनाओं की वजह से थोड़ा बहुत नजर आएगा, और वो जो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, अगर ये जीन काम कर रहा होता तो वो फिर इसको लंबा बना देता। अब वो लंबापन का जीन काम नहीं कर रहा तो वो थोड़ा बहुत ही नजर आएगा, उसी को हमने कह दिया बोना। जीन ने कोई काम नहीं किया, उसके बाद पौधा जो जरा सा दिखा उसी को बोना कहा गया। तो इसका मतलब आप देखिए, मैं ये कहूं कि कैपिटल टी से लंबा आता है, तो कैपिटल टी अगर टॉल बनाता है तो कैपिटल टी ने टॉल बनाया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर मैं स्मॉल टी की बात करूं और हम कहते हैं स्मॉल टी से पौधा ड्वार्फ बनता है, तो स्मॉल टी एलील ने ड्वार्फ नहीं बनाया। स्मॉल टी ने तो कोई काम नहीं किया, और उसके काम नहीं करने से जो स्वरूप नजर आया वो अप्रभावी है। जीन के कार्य करने से जो चीज आए वो प्रभावी, और जीन के कार्य नहीं कर पाने की वजह से जो चीज नजर आए वो अप्रभावी। किसी काम के नहीं होने पर जो दिखाई दे वो अप्रभावी होता है। अप्रभावी के लिए कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया जो दिख रहा है, ठीक है? जैसे हम प्रकाश और अंधकार की बात करते हैं, तो अंधकार कैसे परिभाषित करोगे? प्रकाश की अनुपस्थिति। तो बोनापन क्या है? जब पौधा लंबा नहीं बन पाया तब वो जो नजर आया वो बोना कहेंगे। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसी पौधे में पुष्प के रंग का एक जीन है जो लाल रंग का वर्णक बनाता है और पुष्प लाल हो जाते हैं। लाल पुष्प होना ये ओरिजिनल अलील शुरू से चला आ रहा, अरूपांतरित अलील है, जीन क्रियाशील है और पुष्प जो है लाल बनता है। अब हुआ क्या कि इसमें हो गया म्यूटेशन अगली पीढ़ी में जाने के दौरान। तो अगली पीढ़ी में जब ये पहुंचा तो म्यूटेशन की वजह से अब ये लाल वर्णक बनाना बंद कर दिया, लाल वर्णक नहीं बन रहा। तो भी पुष्प तो बनेगा, क्योंकि पुष्प बनाने का जीन अलग है, ये तो खाली कलर बना रहा था। लेकिन कलर वाला जीन अब काम नहीं कर रहा, पुष्प बना लेकिन कलर नहीं पहुंचा तो पुष्प रंगहीन रह गया, हमें सफेद नजर आया। हम सफेद को क्या कह देते हैं? अप्रभावी। तो क्या वास्तव में सफेद बनाया गया? नहीं, सफेद तो इसलिए दिखा क्योंकि हम लाल नहीं बना पाए उसको। तो सिंपल सी बात है, देखिए, जो अलील क्रियाशील है, कार्य करके जो प्रदर्शन आए वो प्रभावी है, और आमतौर पर ये जो हमारा ओरिजिनल अलील है अरूपांतरित, वो सभी प्रभावी है। फिर अरूपांतरित में म्यूटेशन से बनेगा रूपांतरित अलील, उत्परिवर्तित अलील। ये रूपांतरित अलील अगर ये काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये ओरिजिनल लक्षण नहीं बनाएंगे, और अब जो चीज नजर आएगी उसको अप्रभावी कहेंगे। तो ज्यादातर स्थितियों में ध्यान रखिएगा, ये जितने रिसेसिव अलील हैं ये रूपांतरित हैं, ये अक्रियाशील हैं, ये काम नहीं करते, और इनके काम नहीं करने से जो स्वरूप दिखता है उसी को हम अप्रभावी स्वरूप कहेंगे। काम नहीं करके लाया गया, और कार्य करके जो लाया जा रहा है वो प्रभावी स्वरूप। तो प्रभावी अप्रभावी जीन के प्रदर्शन से समझना पड़ेगा, और प्रभावी ओरिजिनल तो शुरू में यही होता है, उससे जो अप्रभावी बना वो म्यूटेशन से बना। तो थोड़ा म्यूटेशन का भी आइडिया होना चाहिए, समझ में आई कुछ बात? तो अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए, कार्य करने वाला अरूपांतरित अलील, क्रियाशील अलील प्रभावी, और म्यूटेशन की वजह से एक अलील ऐसा बन गया जो काम नहीं कर रहा है तो वो अप्रभावी। आप देखिए, म्यूटेशन के बारे में हम अगले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। म्यूटेशन के लिए कहा जाता है कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, अच्छे नहीं होते, ठीक है? तो हानिकारक क्यों कहते हैं म्यूटेशन को? क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल अलील, जो अच्छे अलील शुरू से चले आ रहे हैं, वो क्रियाशील है, अच्छा भला काम करते हैं, और अच्छे भले काम करने वाले अलील में अगर आप म्यूटेशन करवाओगे और उसे काम नहीं करने दोगे तो लक्षण का स्वरूप बिगड़ जाएगा, लक्षण और बेकार ही बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि म्यूटेशन आमतौर पर अप्रभावी होते हैं, हानिकारक होते हैं, क्योंकि म्यूटेशन से बना हुआ नया अलील ज्यादातर स्थिति में अप्रभावी रहता है।
क्योंकि जो ओरिजिनल है वो काम कर रहा है, वो तो प्रभावी है, उसकी तुलना में काम नहीं करने वाला अप्रभावी। तो म्यूटेशन जनरली रिसेसिव बोला जाता है। म्यूटेशन हानिकारक होते हैं क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल अलील काम कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, अब तो काम हो ही नहीं रहा है तो बेकार हो गया। तो म्यूटेशन ज्यादातर हानिकारक, ज्यादातर अप्रभावी है। हालांकि विरल रूप से कभी कभी प्रभावी हो सकते हैं, कभी कभी अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है, खराब होने की संभावना ज्यादा है। समझ में आ गई बात? कभी कभी हो सकता है कि म्यूटेशन से बना हुआ जो नया अलील है, रूपांतरित अलील है, वो भी तो काम कर सकता है। मतलब इसको यूं सोचिए कि एक लाल रंग का पुष्प बनाने वाला ओरिजिनल जीन है, उसमें म्यूटेशन हुआ तो ये जीन बेकार नहीं हुआ, ये जीन अब भी काम कर रहा है, म्यूटेशन के बाद भी काम कर रहा है, लेकिन पहले ये लाल रंग बनाता था, अब ये पीला रंग बना रहा है, तो अब तो ये भी क्रियाशील है। तो अभी हम प्रभावी अप्रभावी कैसे कहें इसको? ठीक है, मान लीजिए म्यूटेशन के बाद जो परिवर्तित अलील बना वो भी अगर कार्य कर रहा है तो प्रभावी अप्रभावी कैसे तय करेंगे? अब दोनों अलील को साथ रख के देखो क्या होगा, विषम युग्म व्यवस्था। एक हमने लाल का ओरिजिनल अलील रख लिया, एक परिवर्तित अलील पीला वाला रख लिया, दोनों को साथ रखने पर देखिए जरा जीव में कौन सा रंग आया। अगर जीव में लाल रंग आया तो अभी भी लाल वाला प्रभावी और पीला वाला कार्य करते हुए भी अप्रभावी, ये तुलनात्मक रूप से होगा। हालांकि अप्रभावी अलील ज्यादातर कार्य करते ही नहीं है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कोई क्रियाशील अलील अप्रभावी हो सकता है, कि बिल्कुल हो सकता है। क्रियाशील अलील अप्रभावी हो सकता है अगर उसके साथ वाला अलील उससे बेहतर काम करे तो तुलना है। तो लाल और पीले वाला दोनों अलील कार्य कर रहा था, लेकिन पुष्प क्योंकि लाल बना पीला नहीं बना तो हम लाल को प्रभावी कहेंगे। मान लो ऐसा होता कि लाल और पीला अलील दोनों को साथ रखने पर पुष्प पीले बनते, तो अब हमारा वो म्यूटेंट अलील जो म्यूटेशन से बना है वो प्रभावी कहलाएगा, और हमारा जो ओरिजिनल अलील है उसकी तुलना में क्या हो गया, अप्रभावी। एक और खास बात, कोई आपसे कहे कि जो हमारे ओरिजिनल अलील शुरू से जो चले आ रहे हैं अरूपांतरित अलील, क्या ये कभी अप्रभावी हो सकते हैं? अरूपांतरित अलील सामान्यतः प्रभावी होते हैं, बट कभी कभी अप्रभावी हो सकते हैं। वो तो काम तो करते हैं, काम करते हुए भी अप्रभावी है अगर कोई उत्परिवर्तित अलील, कोई म्यूटेशन रूपांतरित अलील जो है वो हमारे ओरिजिनल अलील से भी बेहतर काम करे, ऐसा भी तो हो सकता है। हालांकि एक स्थिति बहुत रेयर है कि मान लो लाल और पीले में पीला आने लग जाए तो फिर लाल वाले को अप्रभावी कहेंगे, पीले वाले को प्रभावी कहेंगे। एक अवस्था ये भी हो सकती है कि लाल और पीले दोनों बराबर आ जाए, पुष्प थोड़ा लाल बन गया थोड़ा पीला, दोनों कलर आ गए, तो फिर उसे सह प्रभावी कहें। समझ में आई बात? तो ये क्या देखिए, जीन में म्यूटेशन होने के बाद की स्थिति है। जीन में म्यूटेशन हुआ, ठीक है, म्यूटेशन होने के बाद तीन अवस्था मैंने आपको बता दी। एक अवस्था तो ये कि जीन काम ही न करे तो ये अप्रभावी में आ जाएगा। दूसरी अवस्था जीन काम करे म्यूटेशन के बाद भी। अब जीन जब काम कर रहा है तो फिर यह दो चीज है कि अगर उसका कार्य पहले वाले के कार्य के बराबर सा है तो दोनों सप्रभावी, ठीक है। अगर उसका कार्य पहले वाले के कार्य से अच्छा नहीं है तो फिर यह अप्रभावी रहेगा, भले कार्य कर रहा है। और तीसरी अवस्था क्या होगी कि अगर इस उत्परिवर्तित अलील का कार्य ओरिजिनल अलील के कार्य से अच्छा हुआ तो फिर आपका उत्परिवर्तित अलील नया अलील प्रभावी हो जाएगा। तो ये सारी तुलनाएं हैं जिसको हम म्यूटेशन के संदर्भ में ध्यान रखें। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं इन सबको हम प्रभावी अप्रभावी के संदर्भ में ही समझ पाएंगे। मैंने आपको कहा था जेनेटिक कोड होते हैं जीन में, और जीन में म्यूटेशन का मतलब है कोड बदलता है, ठीक है। तो देखिए मैंने फिर ये भी तो कहा था कि आपके पास कोड ज्यादा है, 64 कोड है, उनमें से 3 स्टॉप कोडन होते हैं, बाकी 61 कोड जो होते हैं 20 अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। अब ये कोड स्टॉप कोडोन थोड़ा अगर आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले चैप्टर में हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कभी कभी जीन में म्यूटेशन होने से कोड तो बदलता है, कोड बदलने के बाद भी अमीनो एसिड नहीं बदलता, क्योंकि हमें पता है कि एक एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोड है। तो ऐसा संभव है कि आपके रूपांतर ओरिजिनल अलील अरूपांतरित अलील में म्यूटेशन हो, नया अलील बने, लेकिन वो नया अलील भी पहले वाले अलील के समान ही प्रोटीन बनाए, क्योंकि उसमें जो कोड बदला उसके बाद भी अमीनो एसिड नहीं बदला। तो इसको हम सेम सेंस म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? सेम सेंस म्यूटेशन। जीन जो नया बना उसका सेंस पहले वाले जैसा सेम ही, और अगर प्रोटीन चेंज हो जाए तो उसको कहेंगे मिस सेंस। जीन में म्यूटेशन हुआ, प्रोटीन चेंज, तो उसको क्या बोलेंगे? मिस सेंस, ठीक है। और कभी कभी जीन में म्यूटेशन होने से प्रोटीन ही नहीं बनता, जीन बिल्कुल ही अक्रियाशील, तो उसको फिर मिस सेंस नॉन सेंस म्यूटेशन कहते हैं।
अब मैंने आपको देखिए म्यूटेशन से संबंधित 2-3 बातें बताई हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ अभी परेशान ना हो, अगर आपको इसमें समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये म्यूटेशन वाला पार्ट तो हमारे वापस अगले चैप्टर में पूरा डिटेल से है। लेकिन इतना समझ लीजिए, हम यहाँ प्रभावी अप्रभावी समझ रहे हैं और प्रभावी अप्रभावी को समझने के लिए म्यूटेशन लाना पड़ेगा। जीन में परिवर्तन तो म्यूटेशन से होता है, तो हमें तो ये ध्यान रखना है कि जीन में म्यूटेशन हुआ, हमारा ओरिजिनल जीन है जो काम कर रहा है। अब जीन में म्यूटेशन हुआ, जीन में म्यूटेशन के बाद भी जीन पहले जैसा ही काम कर रहा है तो सेम सेंस म्यूटेशन। जीन में म्यूटेशन हुआ, अब जीन जो है पहले जैसा काम नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा है तो मिस सेंस म्यूटेशन। जीन में म्यूटेशन हुआ, वो कार्य ही नहीं कर रहा तो नॉन सेंस म्यूटेशन। पहले तो ये ध्यान रखना, बाकी डिटेल हम आगे म्यूटेशन के साथ पढ़ें, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हमारा ओरिजिनल वाला अलील प्रभावी है, म्यूटेशन के बाद जो नया म्यूटेंट अलील बना वो भी पहले जैसे ही काम कर रहा है तो वो भी प्रभावी हुआ। आपको तो पता भी नहीं चलेगा जब म्यूटेशन हुआ, जब प्रोटीन नहीं बदलेगा, लक्षण नहीं बदलेगा तो कहां से मालूम चलेगा। सेम सेंस म्यूटेशन में जो नया म्यूटेंट अलील बना वो भी प्रभावी हुआ, ठीक है। और जो नॉन सेंस म्यूटेशन था जिसमें पता है कि जीन प्रोटीन बन ही नहीं रहा, तो उसमें तो प्रोटीन नहीं बन रहा तो लक्षण आएगा ही नहीं, तो वो तो तय बात है अप्रभावी हुआ। और एक था मिस सेंस। मिस सेंस में हमने कहा कि जीन काम करता है लेकिन वो काम जो कर रहा है वो आपके ओरिजिनल जैसा नहीं है। तो इसमें कई सारी चीजें, अगर वो ओरिजिनल जैसा ही काम बराबर से ही काम कर रहा है तो वो भी प्रभावी है, अगर उसके जैसा काम नहीं कर रहा है तो वो अप्रभावी है। इसमें तरह तरह की चीजें हो सकती हैं। तो सेम सेंस, मिस सेंस, नॉन सेंस, ये म्यूटेशन के विभिन्न प्रकार हैं। ये मुझे इसलिए बताने पड़ रहे हैं क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे हर लक्षण में एक अलील ओरिजिनल होता है जो शुरू से है, वो कार्य क्रियाशील होता है, वो कार्य करता है, वो प्रभावी है। जब इसमें म्यूटेशन होता है तब अप्रभावी बनता है। अब अप्रभावी कितने प्रकार के हो सकते हैं और अप्रभावी कितने तरह के म्यूटेशन बन सकते हैं, वही मैंने आपको सारी चीज बताई। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में आपको, हिंदी की एनसीईआरटी में बात करें तो पेज नंबर 84 और 85 पर आपको ये पूरा 2 पैराग्राफ में लिख के समझाया गया, बहुत संक्षिप्त में, ठीक है। तो प्रभावी अलील और अप्रभावी अलील का आणविक स्तर का मैकेनिज्म हमें समझ में आना चाहिए। जो मैंने आपको ये सारी चीज बताई है, जरा मैं इसको अब निष्कर्ष के रूप में एक चार्ट के रूप में लिखते हैं, देखिए, और यहाँ समझते हैं। ओरिजिनल अलील, वाइल्ड अलील और रूपांतरित अलील, ये हमारे जीन का एक ओरिजिनल अलील है। हमें ध्यान रखना है हर लक्षण में एक अलील ओरिजिनल है, शुरू से चला रहा है, और वो क्या करता है, सामान्य प्रोटीन बनाता है या एंजाइम बनाता है प्रदर्शन से, और इससे ओरिजिनल फिनोटाइप बनता है। और ये जो ओरिजिनल फिनोटाइप है हमारा, ये प्रभावी रहता है, प्रभावी रहे। समझ में आ गई बात। अब क्या हुआ, इस ओरिजिनल में हुआ म्यूटेशन। म्यूटेशन है, म्यूटेशन रैंडम है, कैसा भी हो सकता है। ओरिजिनल में म्यूटेशन होने से अब इसको म्यूटेंट अलील या रूपांतरित अलील कहेंगे, और रूपांतरित से रूपांतरित हो गया। अब म्यूटेशन देखिए कितने कितने प्रकार का हुआ, क्या हुआ। म्यूटेशन के बाद की मैंने संभावनाएं लिख रखी है, क्या क्या लिखी है देखिए। म्यूटेशन होने के बाद भी ये सामान्य एंजाइम बना है, ठीक है। तो अब अगर ये यहाँ भी सामान्य एंजाइम, एक अवस्था तो ये हो सकती है कि म्यूटेशन के बाद भी सामान्य एंजाइम बना है, ठीक है। अगर ये सेम वो का वही सामान्य एंजाइम बना रहा है जैसा कि ये वाला बना रहा है, तो इस म्यूटेशन को मैं क्या कहूं, इसको मैं कहूंगा सेम सेंस म्यूटेशन। समझ में आई बात, ठीक है। और ये सेम सेंस म्यूटेशन हो गया। दूसरी चीज है, ये कम सक्षम एंजाइम बना है। दूसरा क्या है, कम सक्षम एंजाइम बना है। मतलब क्या हो रहा है, एंजाइम बना तो रहा है लेकिन वो उतना सक्षम नहीं है जितना ये है, लेस एफिशिएंट कहते हैं। तो विरल रूप से कभी ऐसा भी होता है कि म्यूटेशन के बाद इस एंजाइम के जैसा बना लेकिन उसके जैसा काम नहीं कर पा रहा, सक्षम नहीं, ठीक है। एक स्थिति ये हो सकती है कि ये असक्षम एंजाइम बना दे, मतलब ये एंजाइम जो बना रहा है वो काम नहीं कर पा रहा, कुछ बनाया जरूर इसने लेकिन वो असक्षम है, काम ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। हमें इंग्लिश के एनसीईआरटी में तो दोनों दिए हैं, लेकिन हिंदी के एनसीईआरटी में सिर्फ असक्षम, कार्य असक्षम, मतलब नॉन फंक्शनल, जो काम न करे, ठीक है। ये जो दोनों म्यूटेशन हुए, ये दोनों म्यूटेशन किस प्रकार के हुए, अब इन दोनों म्यूटेशन को कहेंगे हम मिस सेंस म्यूटेशन। क्योंकि देखिए इसमें कुछ बना जरूर लेकिन वो ओरिजिनल जैसा नहीं बना। यहां तो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही बना, ये ओरिजिनल जैसा नहीं बना। और एक तीसरी अवस्था, कोई एंजाइम ही नहीं बना। और जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई वो काम ही नहीं करे तो बिल्कुल कुछ काम न करेगा, तो फिर इसको कहेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के ये प्रकार हुए, सेम सेंस, मिस सेंस, नॉनसेंस। सेम सेंस म्यूटेशन होने पर बिल्कुल सामान्य एंजाइम बनेगा, और आप देखिए इनके प्रभाव क्या रहे। सामान्य एंजाइम बनने के बाद तो ये भी ओरिजिनल फिनोटाइप ही बनाएगा, ओरिजिनल ही बनाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज ही नहीं। सेम सेंस म्यूटेशन में
ये जो आपका रूपांतरित अलील अरूपांतरित अलील पहचान में ही नहीं आएगा, क्योंकि बाहर से तो सब एक जैसे दिखेंगे और ये प्रभावी का प्रभावी रहेगा। ठीक है, कम सक्षम एंजाइम बना, ये बीच की अवस्था है। ठीक है, और असक्षम, असक्षम मतलब वो एंजाइम बना लेकिन कुछ काम नहीं कर पा रहा, और एक है एंजाइम बना ही नहीं। इन दोनों स्थिति में, इन दोनों की स्थिति में तो क्या होगा, जो आपका ओरिजिनल फिनोटाइप है क्या वो बन पाएगा, ओरिजिनल फिनोटाइप नहीं बन पाता है। ऐसे केस में ओरिजिनल फिनोटाइप नहीं बन पाएगा, और अब जो नजर आएगा वो कहलाएगा रिसेसिव अप्रभावी। अप्रभावी स्वरूप दिखाई देता है। तो जब आपका ये प्रभावी नहीं दिखेगा तब अब क्या नजर आएगा, अप्रभावी स्वरूप दिखाई देगा। तो देखिए, जो कोई एंजाइम ने बना नॉन सेंस म्यूटेशन, और मिस सेंस में भी जो असक्षम एंजाइम बना है उसमें तो तय है कि ओरिजिनल फेनोटाइप नहीं आएगा। लेकिन जो कम सक्षम है, कम सक्षम का मतलब एंजाइम है इसके जैसा लेकिन उसके जैसा सक्षम नहीं है, तो ये स्थिति जो होती है ये दोनों तरफ जा सकती, इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती। तो उसकी वजह क्या है, अलग अलग प्रकार के लक्षणों में इसमें काफी अपवाद मिलते हैं, ध्यान रखना। ये तो मैं प्रभावी अप्रभावी का आणविक स्तर का मैकेनिज्म एक जनरल वे में बता रहा हूं। जो कम सक्षम एंजाइम है, कभी कभी ये कम सक्षम होता है लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो ओरिजिनल लक्षण बना देता है। अगर कम सक्षम होते हुए भी ये ओरिजिनल फिनोटाइप बना पाता है तो फिर इसको भी प्रभावी कहेंगे, और अगर ये कम सक्षम ओरिजिनल फिनोटाइप नहीं बना पाता है तो ये भी क्या कहलाएगा, अप्रभावी। ठीक है, तो ये दोनों तरफ जा सकता है। अब ये निर्भर करेगा कि कितना कम सक्षम है, कौन सा लक्षण है, क्या है, उसके अनुसार बदलता रहेगा। ठीक है, इसको लेकर के थोड़ी विविधता रहेगी, ये इधर उधर दोनों तरफ जा सकता है। बाकी जो सेम सेंस है वो तो प्रभावी का प्रभावी रहेगा, उसका तो पता भी नहीं चलेगा। और जो असक्षम एंजाइम बना रहा मिस सेंस में और नॉन सेंस का कोई एंजाइम नहीं बनाना, ये निश्चित रूप से क्या होंगे, अप्रभावी। तो देखिए, जीन में म्यूटेशन के बाद नया अलील बना। अब ये नया अलील प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा, ये विविध प्रकार की चीजें हैं, और ये इनके कार्य, इनके म्यूटेशन और इनमें होने वाला काम हो रहा है नहीं हो रहा उससे तय होगा। हाँ, रेयरली एक चीज और भी तो मैंने कही थी, इसके अलावा रेयर चीज में क्या बताया था मैंने, रेयरली ये जो है कभी कभी यह अरूपांतरित से बेहतर कार्य करता है। अरूपांतरित अलील से बेहतर हो सकता है। अब ये एक रेयर कंडीशन है, ये हालांकि इसके साथ नहीं लिखी जाती है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, कि अरूपांतरित से बेहतर होता है। ऐसे में फिर क्या रहेगा, ऐसे में रूपांतरित अलील प्रभावी कहलाएगा। इसमें रूपांतरित अलील क्या कहलाएगा, प्रभावी। ये अत्यंत विरल कंडीशन है, ये बहुत मुश्किल से और कभी कभार ही आपको मिलेगी, अत्यंत विरल, इसलिए इसके बारे में बहुत कम ही बात कहेंगे। म्यूटेशन कभी कभार ही जो है प्रभावी हो सकता है, बाकी तो ये ज्यादातर स्थिति में अप्रभावी है। कभी जब ये सेम एंजाइम बनाता है तो प्रभावी। जितनी तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है म्यूटेशन के आधार पर, ये मैंने आपको सारी चीज बताई है। अब इसमें क्या प्रश्न कई तरह के बनते हैं, आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब आपसे कोई कहे कि क्या रूपांतरित अलील हमेशा प्रभावी होते हैं, ठीक है, तो ये सही होगा या गलत। रूपांतरित अलील हमेशा प्रभावी होते हैं, गलत। हमेशा नहीं कह सकते, ज्यादातर। रूपांतरित अलील हमेशा प्रभावित होते हैं, नहीं, क्योंकि कभी कभी रूपांतरित अलील, सॉरी अरूपांतरित अलील की बात कर रहा हूं, अरूपांतरित अलील हमेशा प्रभावी होते हैं, गलत। हमेशा नहीं कहेंगे। अरूपांतरित अलील ज्यादातर प्रभावी होते हैं, कभी कभी अरूपांतरित अप्रभावी हो सकता है। जब कौन, रूपांतरित अलील प्रभावी, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो फिर उसको क्या कहना पड़ेगा, अप्रभावी कहना पड़ेगा। ठीक है, यूं कहें कि रूपांतरित अलील हमेशा अप्रभावी होते हैं तो भी गलत है। रूपांतरित अलील भी हमेशा अप्रभावी नहीं होते, कभी कभी रूपांतरित अलील अरूपांतरित से भी अच्छा काम करते हैं तो फिर वो प्रभावी हो जाते हैं। तो हमेशा वाली चीज तो नहीं आएगी, ठीक है, रूपांतरित अरूपांतरित के लिए। अच्छा, अगर आपसे यूं पूछा जाए कि क्रियाशील अलील हमेशा प्रभावी होते हैं, एक कार्य करने वाला फंक्शनल अलील, क्रियाशील अलील हमेशा प्रभावी होता है, ये सही होगा या गलत, तो ये भी गलत होगा, हमेशा नहीं होगा।
कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि एक जीन क्रियाशील है, काम कर रहा है, फिर भी अप्रभावी। अब ये मान लो कुछ भी बना रहा है, ये भी है, तो काम करने के बावजूद भी अप्रभावी हो सकता है अगर दूसरा वाला बेहतर काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम ये कहें अक्रियाशील अलील हमेशा अप्रभावी होते हैं, अक्रियाशील अलील हमेशा अप्रभावी होते हैं, भले कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अक्रियाशील है, जो काम नहीं करता, वो तो हमेशा क्या होगा, अप्रभावी। मैंने 4 कथन बताया आपको। सबसे पहले क्या कहा, अरूपांतरित अलील हमेशा प्रभावी होते हैं, गलत, कभी कभी वो अप्रभावी हो सकते हैं। रूपांतरित अलील हमेशा अप्रभावी होते हैं, ये भी गलत है, कभी कभी रूपांतरित अलील प्रभावी हो सकते हैं। ठीक है, क्रियाशील अलील हमेशा प्रभावी होते हैं, तो ये भी गलत है, कभी कभी कार्य करने वाला क्रियाशील अलील अप्रभावी हो सकता है। अक्रियाशील अलील हमेशा अप्रभावी होते हैं, ये सही है, अक्रियाशील अलील हमेशा अप्रभावी होते हैं। अब जरा अपन इनको उल्टा घुमा लेते हैं। ठीक है, अप्रभावी अलील हमेशा अक्रियाशील होते हैं, तो अप्रभावी अलील हमेशा अक्रियाशील जरूरी नहीं है। अप्रभावी अलील कभी कभी काम भी करते हैं, फिर भी वो क्या है, अप्रभावी। तो अप्रभावी अलील हमेशा अक्रियाशील हो, नहीं, अक्रियाशील अलील हमेशा अप्रभावी हो, ये सही है। ठीक है, अप्रभावी तो कई बार क्रियाशील होते हुए भी अप्रभावी हो सकता है। ठीक है, प्रभावी अलील हमेशा क्रियाशील होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रभावी जो है वो तो काम करेगा, तो प्रभावी अलील हमेशा क्रियाशील होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इस तरह से आप प्रभावी, अप्रभावी, क्रियाशील, अक्रियाशील, ठीक है, इसके आधार पर इनका थोड़ा संबंध ध्यान रखें। ये पूरा चार्ट आपके काम आएगा। एनसीईआरटी में इसके 2 पैराग्राफ दिए हैं, पेज नंबर 84-85 पर प्रभाविता की संकल्पना समझाइए। इसमें उन्होंने इतना डिटेल नहीं है, एनसीईआरटी बहुत संक्षिप्त में चीजें लिखती। एनसीईआरटी की बातों को समझने के लिए पूरा डिटेल आना चाहिए, तो खाली उसकी लाइनें पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हमने ये पढ़ने के बाद हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एनसीईआरटी ने कहा है कि एक अरूपांतरित अलील है जो एंजाइम बनाता है, और एंजाइम एक सबस्ट्रेट को उत्पाद में कन्वर्ट करता है, और वो जो उत्पाद बनता है उसी से लक्षण बनेगा। इस तरह से समझाया। मैं आपको एनसीईआरटी के वो दोनों पैराग्राफ भी पढ़ के बता देता हूँ, ताकि आप भी अपनी बुक में भी जब पढ़ें तो एनसीईआरटी में देखिए जो जो पैराग्राफ डिफिकल्ट हैं, जिनको समझने में दिक्कत आएगी, वो हम क्लास के साथ साथ ही आपको बताते जाएंगे। बाकी आसान चीजें खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब जैसे देखिए प्रभाविता अप्रभाविता को मैं अगर एनसीईआरटी में दिखाऊं तो देखिए ये मेरे एनसीईआरटी खोली है मैंने, ये एनसीईआरटी का आपका जो है ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर है पूरा। ठीक है, ये देखिए ये चैप्टर जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर, ये वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पेज संख्या 77 से आ रहा है, ये सारी चीजें हैं। मैं अभी सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी में जो हमारे काम आ रही वो चीज बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा चैप्टर भी आप धीरे धीरे करके पढ़ना, पूरा एक साथ पढ़ोगे भी नहीं समझ में आएगा, कुछ चीजें अभी हुई नहीं है, जैसे जैसे चीजें होंगी आपको समझ में आए। हम पेज नंबर 84 पर आते हैं सीधा। देखिए ये है पेज नंबर 84। पेज नंबर 84 का ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, आप देखिए अब आपको स्पष्ट दिखेगा। पेज नंबर 84 पर प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण ये दिख रहा है। इस पैराग्राफ को ये यहाँ जो है और ये अगले पेज का जो ये पैराग्राफ है, दोनों यहाँ आपको ये प्रभाविता के बारे में लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया। हम पढ़ के देखें जरा। ठीक है, प्रभाविता के नाम का ये स्पष्टीकरण, इसको जरा पढ़ के देखिए क्या लिखा है। प्रभाविता वास्तव में क्या है, कुछ अलील प्रभावी और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं। ठीक है, इन बातों को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम जीन का कार्य समझा जाए। इसमें ये कह रहा है कि प्रभाविता वास्तव में होता क्या है, कुछ अलील प्रभावी कहते हैं, कुछ अप्रभावी, तो आखिर ऐसा कैसे, और ये समझने के लिए हमें जीन के कार्य को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ, आप जानते ही हैं कि जीन में विशेष विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित रहती है। ये विशेषक जो होता है ये हिंदी है ट्रेट की, स्वरूप कहते हैं, विशेषक कहते हैं, विशेषक कैरेक्टर को भी कह देते हैं। तो हम जानते हैं कि जीन में एक विशिष्ट लक्षण को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित होती है। जीन में हर कैरेक्टर की एक सूचना निहित है। ठीक है, द्विगुणित जीवों में अलील जोड़े के रूप में पाया जाता है। अब डिप्लॉइड में तो जीव क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है, द्विगुणित जीवों में अलील जोड़े के रूप में पाया जाता है। जीन के 2 रूप होंगे। द्विगुणित में कितने अलील पाएंगे, 2 प्रतिरूप विद्यमान होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अलील के जोड़े हमेशा एक जैसे हों, जैसा कि विषम युग्मी हेट्रोजाइगोट में होता है। अब इन्हीं ये कह रहा है कि भाई डिप्लॉइड में 2 अलील होते हैं। ठीक है, अब 2 अलील जरूरी नहीं कि दोनों एक जैसे हों, जैसा कि विषम युग्मी में एक अलग है दूसरा अलग है।
ठीक है, उनमें से एक एलील की भिन्नता का कारण उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है। अब जैसे विषम युग्मी, सम युग्मी में तो चलो दोनों एलील एक जैसे हैं। ये कहना चाह रहा है कि डिप्लॉइड स्थिति में क्या होगा, जीन एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। एक जैसे होंगे तो सम युग्मी, अलग अलग हुए तो विषम युग्मी। ठीक है, अब विषम युग्मी में जो अलग हुए तो ये अलग क्यों हुए, इनके अंदर कोई म्यूटेशन हुआ, कोई परिवर्तन हुआ। ये यही कहना चाह रहा है एलील की भिन्नता का कारण उसमें आया हुआ परिवर्तन। इस परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। लिखा भी है, विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ोगे, वो म्यूटेशन आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाए। ठीक है, और अब देखिए इसमें आने वाला परिवर्तन है जो एलील में निहित विशेष सूचना को रूपांतरित कर देता है। अर्थात जो हमारा एक एलील है उसके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ, यानी कि म्यूटेशन हुआ और उसकी सूचना रूपांतरित हो गई, और विषम युग्मी अवस्था में आपको दोनों दिखेंगे। ये चीज बताना चाह रहा है। ठीक है, अब आप और आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है फिर इसके अंदर। ये देखिए, उदाहरणार्थ एक ऐसी जीन को लिया जाए जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना है। मान लीजिए हम एक जीन ले लेते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम बनाने की सूचना है। ठीक है, इस जीन के दोनों प्रतिरूप, इसके दो एलील रूप हैं, दो प्रतिरूप हैं इसके। ठीक है, मान लेते हैं कि वह सामान्य एलील ऐसा एंजाइम उत्पन्न करता है, मान लेते हैं कि सामान्य एलील ऐसा एंजाइम उत्पन्न करता है जैसा कि अधिकतर संभव है, जो एक सबस्ट्रेट एस को रूपांतरण के लिए आवश्यक है। जो मैंने आपको बताया कि जिससे एक सामान्य एलील, जिसको हम अरूपांतरित एलील कहते हैं, ठीक है, वो एक ऐसा एंजाइम बना रहा है जो एंजाइम क्या है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। एंजाइम क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन है, एंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो सबस्ट्रेट एस का रूपांतरण करेगा, उत्पाद बनाएगा, यानी कि प्रोटीन बनाएगा, और उस प्रोटीन से फिर करेक्टर आएगा। समझ गए। ठीक है, रूपांतरित एलील सिद्धांत निम्नलिखित में से किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। ठीक है, जो अरूपांतरित एलील है, जो ओरिजिनल एलील है, वो तो सबस्ट्रेट को उत्पाद में बना रहा है, वो एंजाइम बना रहा है। अब जैसे उसमें परिवर्तन हुआ तो रूपांतरित एलील बना। अब कह रहा है कि रूपांतरित एलील इनमें से कोई सा भी कार्य कर सकता है। जैसे म्यूटेशन हुआ, रूपांतरण हुआ, उसके बाद क्या है, ठीक है, सामान्य एंजाइम बने। हो सकता है कि रूपांतरित एलील म्यूटेशन के बाद भी सामान्य एंजाइम बना है। ठीक है, मैंने आपको बताया सेम सेंस म्यूटेशन। तो रूपांतरित एलील जो है क्या क्या कर सकता है वो दिखा रखा है कि हो सकता है सामान्य एंजाइम बना है, कार्य असक्षम एंजाइम, मतलब ऐसा एंजाइम बना है जो असक्षम में काम नहीं कर पा रहा। वो कम सक्षम वाला यहाँ नहीं दिया, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में दिया है, यहाँ नहीं दिया है। ठीक है, कम सक्षम वाला नहीं दिया। कार्य असक्षम मतलब एंजाइम कुछ बना जरूर है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा, और एंजाइम की अनुपस्थिति की एंजाइम बनाई। तो इसमें जो चीज कही, एक उदाहरण लिया है कि एक जीन है जो एक विशेष एंजाइम बना रहा है। ठीक है, उसके दो प्रतिरूप हैं। ठीक है, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है वो तो सामान्य एंजाइम बना रहा है और सबस्ट्रेट को उत्पाद में बदलेगा जिससे लक्षण आ जाएगा। लेकिन अब उसमें रूपांतरण हो गया तो रूपांतरित एलील इन तीन में से कोई कार्य कर सकता है, वो सामान्य एंजाइम बनाए या असक्षम एंजाइम बनाए या एंजाइम ही न बनाए। अब देखो इससे होगा क्या, अब ये जो अंतिम पैराग्राफ दिया उसमें देखो क्या लिखा है, पहले परिवर्तन में रूपांतरित एलील अरूपांतरित एलील के तुल्य है। पहला परिवर्तन कौन सा, सामान्य एंजाइम। सामान्य एंजाइम अगर वो बनाता है तो रूपांतरित एलील अरूपांतरित के जैसे ही हो गया। ठीक है, अर्थात परिणाम स्वरूप यह भी सबस्ट्रेट एस को बदलकर उसी पुराने फिनोटाइप का उत्पादन करेगा। यानी कि क्या हुआ, जो हमारा ओरिजिनल जीनोटाइप जीन कर रहा था वही काम करेगा। रूपांतरित एलील अगर सामान्य एंजाइम ही बना रहा है तो ये भी उसी तरह से सबस्ट्रेट को उत्पाद में बदलाएगा और इससे जो है जो फिनोटाइप बन रहा है वही बनाएगा। इसको कहेंगे सेम सेंस म्यूटेशन, बताया था। ठीक है, इस प्रकार के एलील युग्मकों के अनेक उदाहरण हैं। अब ऐसे कई एग्जाम्पल मिलते हैं जहां म्यूटेशन हुआ लेकिन लक्षण नहीं बदला, क्योंकि जब 20 ही अमीनो एसिड है और 64 कोड हैं तो बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। लेकिन ये ध्यान रखना, ये म्यूटेशन कभी पहचान में नहीं आएंगे क्योंकि लक्षण तो बदलेगा ही नहीं, और लक्षण नहीं बदलेगा तो हमें इन म्यूटेशन का कभी पता नहीं चलता। ये सेम सेंस म्यूटेशन है। ठीक है, किंतु जब एलील कोई भी एंजाइम नहीं बनाता या कार्य असक्षम एंजाइम बनाता है, यानी कि ये तो असक्षम या एंजाइम नहीं बना है, ठीक है, तो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है। देखिए लिखा यही जाएगा, फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है, अर्थात जो फिनोटाइप बन रहा था अब वो नहीं बनेगा। अगर एंजाइम ही नहीं बन रहा है या असक्षम एंजाइम बन रहा है तो फिनोटाइप अब वो पहले वाला ना दिख के कुछ और दिखेगा, तो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है। हो सकता है इसलिए लिखते हैं कि ये चीज पूरी तरह से सार्वत्रिक सर्वव्यापी नहीं है, इसके अपवाद भी है कई सारे, वो सब आगे आएंगे, इसलिए लिखा जाता है प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अब फिनोटाइप जो ओरिजिनल है वो तो नहीं बनेगा, अब जो बनेगा वो क्या है, एक तरह से अप्रभावी कहा जाएगा उसको। ठीक है, अब आप देखिए, अब इन्होंने एक निष्कर्ष दिया, फिनोटाइप रूपांतरित एलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर करता है।
मतलब जीन का जो वास्तविक फेनोटाइप है जो शुरू से चला आ रहा वो तो अरूपांतरित अलील के कार्य पर ही निर्भर करता है। सामान्यतः अरूपांतरित कार्यकारी अलील जो मौलिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है प्रभावी, इसीलिए जो हमारा अरूपांतरित अलील है जो ओरिजिनल फॉर्म बना रहा है वो तो प्रभावी होगा तथा रूपांतरित अलील अप्रभावी, और ये जो रूपांतरित अलील है ये अप्रभावी रहेगा। ठीक है, इसलिए इस उदाहरण में अप्रभावी अलील के दर्शित होने पर या तो एंजाइम बनता ही नहीं है या बने तो वो कार्य सक्षम नहीं होता है। यहाँ पर जो अप्रभावी अलील बनेगा वो इन दोनों से बनेगा, सामान्य एंजाइम वाला तो जो है वैसे ही वापस प्रभावी का प्रभावी रहेगा। तो ये जो 2-3 पैराग्राफ दिए, ये वाला पैराग्राफ, इसके आगे और इस अगले पेज पर, यहाँ ये प्रभाविता की संकल्पना को समझाया गया है। तो जो हमने आज ये प्रभावी अप्रभावी पढ़ा, तो प्रभावी और प्रभावी क्या है और किस आधार पर कोई जीन प्रभावी होता है और कोई अप्रभावी होता है, ये चीज हमने एनसीईआरटी से भी समझी। जीन का कार्य समझना होगा और जीन में होने वाले म्यूटेशन के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रभाविता अप्रभाविता की टर्मिनोलॉजी के साथ एनसीईआरटी में इनके बारे में क्या लिखा है वो भी मैंने आपको पढ़ के बताया। ठीक है।